किसी देश को समझने के लिए उसकी सीमाओं के भीतर मौजूद हर जगह को देखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ खास स्थान ही उस देश की पूरी कहानी के अलग अलग चेहरे सामने ला देते हैं। उत्तर कोरिया में एक ऐसा संग्रहालय है जहां दुनिया भर से आए उपहारों का विशाल संग्रह रखा गया है। एक ऐसी सीमा है जहां दशकों पुराना युद्ध आज भी केवल युद्ध विराम पर टिका है, और एक ऐसी राजधानी जहां विशाल स्मारक, भूमिगत मेट्रो और दुनिया की सबसे रहस्यमय ऊंची इमारतों में गिनी जाने वाली संरचना सब एक साथ दिखाई देते हैं। इन जगहों की कहानियों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, वास्तुकला और कई ऐसे सवाल भी छिपे हैं जिनके जवाब हर बार उतने सीधे नहीं मिलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्यमय सफर। आज हम उत्तर कोरिया की 10 ऐसी जगहों की यात्रा करेंगे जहां हर पड़ाव इस देश का एक बिल्कुल अलग चेहरा सामने लाता है। नंबर 10। उत्तर कोरिया के पहाड़ों के बीच एक ऐसी इमारत छिपी है जिसके अंदर किसी राजा का खजाना नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए हजारों उपहार सुरक्षित रखे गए हैं। बाहर से ये पारंपरिक कोरियाई महल जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर की कहानी उत्तर कोरिया की राजनीति और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी है। ये है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एग्जीबिशन। म्योह्यान पर्वत क्षेत्र में स्थित इस विशाल प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन 26 अगस्त 1978 को हुआ था। इसके अंदर कई मंजिलों और लगभग 100 से अधिक प्रदर्शनी कक्षों में पूर्व नेताओं किम इल सुंग और किम जोंग इल को विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए उपहार रखे गए हैं। इनमें कलाकृतियों और सजावटी वस्तुओं से लेकर वाहन और बेहद असामान्य उपहार तक शामिल है। इनमें चीन के माओ जेडोंग से जुड़ा एक रेलवे कोच और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की ओर से दिया गया बख्तरबंद वाहन जैसे बड़े उपहार भी बताए जाते हैं। एक समय अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट द्वारा दिया गया माइकल जॉर्डन के हस्ताक्षर वाला बास्केटबॉल भी यहां प्रदर्शित किया गया था। इमारत की अपनी वास्तुकला भी रहस्यमय है। बाहर से इसकी दीवारों पर खिड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनमें वास्तविक खिड़कियां नहीं हैं। पूरा परिसर पहाड़ के भीतर और आसपास इस तरह बनाया गया है कि ये एक साधारण संग्रहालय से कहीं अधिक सुरक्षित और बंद संरचना जैसा महसूस होता है। उत्तर कोरिया में इन उपहारों को देश के नेताओं के प्रति दुनिया के सम्मान और मित्रता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर विशेषज्ञ इसे उत्तर कोरियाई शासन की राजनीतिक छवि और प्रचार व्यवस्था का हिस्सा भी मानते हैं। यानी यहाँ रखी वस्तुएं सिर्फ उपहार नहीं हैं, वे ये दिखाने का माध्यम भी हैं कि उत्तर कोरिया अपने नेताओं और बाहरी दुनिया के रिश्ते को किस तरह प्रस्तुत करना चाहता है। यही वजह है कि पहाड़ों के बीच छिपा ये संग्रहालय केवल दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह नहीं लगता। ये एक ऐसी जगह है जहां कूटनीति, सत्ता, प्रचार और इतिहास सब एक ही छत के नीचे दिखाई देते हैं। नंबर 9। उत्तर कोरिया के पहाड़ों में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंची ग्रेनाइट चोटियां, गहरी घाटियां, झरने, घने जंगल और सदियों पुराने धार्मिक स्थल एक ही प्राकृतिक दृश्य में दिखाई देते हैं। यही है म्योह्यांग पर्वत, जिसे कोरियाई संस्कृति में लंबे समय से एक पवित्र पर्वत माना जाता रहा है। म्योह्यांग की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक बनावट है। यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से प्राचीन ग्रेनाइट से बनी हैं और भूगर्भीय हलचलों, दरारों, कटाव और मौसम के लंबे प्रभाव ने इन्हें बेहद अलग अलग आकार दिया है। कई चोटियां और चट्टानी संरचनाएं इतनी विचित्र दिखाई देती हैं कि स्थानीय परंपरा में इस पर्वत को 84,000 चोटियों वाला पर्वत भी कहा गया है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। म्योह्यांग पर्वत सदियों से बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके जंगलों और घाटियों के बीच मंदिर और आश्रम बने हुए हैं, जिनकी स्थिति इस तरह चुनी गई कि प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक वास्तुकला एक दूसरे का हिस्सा लगे। यहाँ प्राचीन कोरियाई परंपराओं और तांगुन से जुड़ी कथाओं का भी संबंध बताया जाता है। इस क्षेत्र का प्राकृतिक महत्व इतना बड़ा है कि म्योह्यांग को 2009 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। इसके संरक्षित क्षेत्र में घने वन, पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र और अनेक जलधाराएं शामिल हैं, और शायद यही म्योह्यांग को खास बनाता है। एक तरफ ये लाखों करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी प्राकृतिक दुनिया है, तो दूसरी तरफ इंसानों ने इसी लैंडस्केप के भीतर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां जोड़ दी। पहाड़ यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं रह जाते, वे प्रकृति, आस्था और इतिहास के बीच एक जीवित कड़ी बन जाते हैं। नंबर 8। प्योंगयांग में एक ऐसा जहाज मौजूद है जो सामान्य संग्रहालय की तरह किसी पुराने बंदरगाह में सुरक्षित नहीं रखा गया। ये एक अमेरिकी नौसेना का जहाज है जिसे उत्तर कोरिया ने 1968 में कब्जे में लिया था और आज भी अपने पास रखे हुए है। ये है यूएसएस प्यूब्लो।
23 जनवरी 1968 को प्यूब्लो उत्तर कोरिया के तट के पास खुफिया जानकारी जुटाने के मिशन पर था। उत्तर कोरियाई नौसैनिक बलों ने इसे घेर लिया और गोलीबारी के बाद जहाज पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एक अमेरिकी नाविक की मौत हुई और बाकी 82 सदस्य बंदी बना लिए गए। घटना का सबसे विवादित हिस्सा ये था कि जहाज वास्तव में कहाँ मौजूद था। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि प्यूब्लो उसके क्षेत्रीय जल में घुसाया था, जबकि अमेरिकी पक्ष ने कहा कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। अमेरिकी नौसेना के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार जहाज उत्तर कोरियाई तट से लगभग 15 से 16 समुद्री मील दूर था। इसके बाद शुरू हुआ लगभग 11 महीने लंबा बंदी संकट। चालक दल को उत्तर कोरिया में कैद रखा गया और अमेरिका ने उनकी रिहाई के लिए लंबी बातचीत की। अंततः 23 दिसंबर 1968 को 82 जीवित सदस्यों को पनमुनजोम के रास्ते दक्षिण कोरिया वापस भेजा गया, लेकिन जहाज वापस नहीं मिला। प्यूब्लो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर कोरिया ने जहाज को अपने कब्जे में रखा और बाद में इसे प्योंगयांग में संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया। अमेरिकी नौसेना के रिकॉर्ड के अनुसार ये जहाज आज भी अमेरिकी नौसेना की संपत्ति के रूप में दर्ज है। यानी दुनिया में एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आता है जहां एक देश की नौसेना का जहाज दूसरे देश के कब्जे में है और वही जहाज आज उस घटना की यादगार बनकर खड़ा है। यूएसएस प्यूब्लो इसलिए सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि शीत युद्ध के सबसे असाधारण और अब तक पूरी तरह समाप्त न हुए अध्यायों में से एक का जीवित प्रमाण है। नंबर 7। दुनिया में ऐसी सीमाएं बहुत कम हैं जहां एक कदम आगे बढ़ाना भी इतिहास बदल सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप में पनमुनजोम और उसके आसपास का डीएमजेड ऐसी ही जगह है। एक ऐसी सीमा जहां युद्ध खत्म होने के बाद भी शांति की कहानी पूरी नहीं हुई। 27 जुलाई 1953 को पनमुनजोम में कोरियाई युद्ध का युद्ध विराम समझौता हुआ। लगभग 3 साल चले युद्ध के बाद लड़ाई रोक दी गई और दोनों सेनाओं के बीच एक बफर क्षेत्र बनाने का फैसला हुआ। इसके लिए सैन्य सीमा रेखा के दोनों ओर लगभग 2-2 किलोमीटर क्षेत्र छोड़कर करीब 4 किलोमीटर चौड़ा डीएमजेड बनाया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। 1953 का समझौता शांति संधि नहीं, बल्कि युद्ध विराम समझौता था। इसका उद्देश्य लड़ाई रोकना और ऐसी स्थिति बनाना था जिससे आगे किसी स्थायी राजनीतिक समाधान की राह खुल सके। यानी तकनीकी रूप से युद्ध का अंतिम शांतिपूर्ण समाधान उस समझौते से पूरा नहीं हुआ। इसी डीएमजेड के भीतर जॉइंट सिक्योरिटी एरिया यानी जेएसए बनाया गया। यहाँ उत्तर और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत करते रहे। प्रसिद्ध नीली बैठक इमारतों के बीच से गुजरने वाली सैन्य सीमा रेखा इस जगह को और भी असाधारण बनाती है। यही वो क्षेत्र है जहां कभी बातचीत के लिए दोनों पक्षों को एक ही स्थान पर आना पड़ा, जबकि बाहर दोनों ओर भारी सैन्य तैनाती बनी रही। पनमुनजोम की कहानी में तनाव भी कम नहीं रहा। 1976 में जेएसए के भीतर एक हिंसक घटना में 2 अमेरिकी अधिकारी मारे गए, जिसके बाद वहां दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियों और आमने सामने खड़े होने के नियमों में बदलाव किए गए। आज डीएमजेड का नाम सुनते ही युद्ध और तनाव याद आता है, लेकिन इसकी एक विचित्र प्राकृतिक कहानी भी है। दशकों तक सीमित मानवीय गतिविधि के कारण इसके कई हिस्सों में वन्य जीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को अपेक्षाकृत कम व्यवधान मिला है। यानी पनमुनजोम और डीएमजेड केवल 2 देशों के बीच खींची गई एक रेखा नहीं है। ये ऐसी जगह है जहां युद्ध, राजनीति, कूटनीति और प्रकृति चारों एक ही भूभाग पर एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। नंबर 6। उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर एक ऐसा पर्वत खड़ा है जिसके शीर्ष पर समुद्र तल से करीब 2190 मीटर की ऊंचाई पर एक गहरी नीली झील मौजूद है। दूर से ये किसी शांत पर्वतीय झील जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे छिपी कहानी एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से शुरू होती है। ये है माउंट पेक्टू और हेवन लेक। माउंट पेक्टू लगभग 2744 मीटर ऊंचा है और इसे उत्तर कोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसके शिखर पर मौजूद हेवन लेक वास्तव में एक ज्वालामुखीय क्रेटर झील है। लगभग 1000 वर्ष पहले हुए एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट ने पर्वत के शीर्ष को ध्वस्त करके विशाल कैल्डेरा बनाया, जिसमें बाद में पानी जमा होकर यह झील बनी। वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना लगभग 946 ईस्वी का विशाल विस्फोट है। इससे निकली राख जापान के उत्तरी हिस्सों तक पहुंची थी और इस विस्फोट को होलोसीन काल के सबसे बड़े ज्ञात ज्वालामुखीय विस्फोटों में गिना जाता है। आज भी उस विस्फोट के निशान पहाड़ की चट्टानों और आसपास के भूदृश्य में दिखाई देते हैं। लेकिन पेक्टू केवल भूविज्ञान की कहानी नहीं है। कोरियाई संस्कृति में इसे लंबे समय से एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है। उत्तर कोरिया में इसे राष्ट्रीय पहचान से भी जोड़ा जाता है।
जबकि इसके आसपास चीन और कोरिया की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई हैं। यही वजह है कि एक ही पर्वत प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास और मानवीय विश्वास तीनों का हिस्सा बन गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी पूरी तरह अतीत की नहीं है। पेक्टू एक सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्र है और वैज्ञानिक आज भी इसके नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 2010 के दशक में उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर यहां भूकंपीय निगरानी भी की थी। यानी हेवन लेक की शांत नीली सतह के नीचे एक ऐसी भूगर्भीय कहानी छिपी है जिसने 1000 साल पहले पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था और जिसकी गतिविधियों को वैज्ञानिक आज भी ध्यान से देखते हैं। नंबर 5। प्योंगयांग में एक ऐसी इमारत है जो बाहर से किसी विशाल राजमहल जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर उत्तर कोरिया के इतिहास और सत्ता से जुड़ी एक बेहद असामान्य परंपरा मौजूद है। यह है कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन, जहां देश के संस्थापक किम इल सुंग और उनके बेटे किम जोंग इल के संरक्षित शव रखे गए हैं। ये इमारत मूल रूप से कुमसुसान असेंबली हॉल थी और 1970 के दशक में किम इल सुंग के आधिकारिक निवास और कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होती थी। उनकी मृत्यु 1994 में होने के बाद इसे एक विशाल समाधि परिसर में बदल दिया गया और 1995 में इसे स्मारक के रूप में खोला गया। बाद में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनके संरक्षित शव को भी इसी परिसर में रखा गया। अंदर का वातावरण किसी सामान्य संग्रहालय जैसा नहीं है। यहाँ आने वालों के लिए एक बेहद औपचारिक प्रक्रिया होती है। विशाल हॉल में दोनों नेताओं की प्रतिमाएं हैं और उनके संरक्षित शव अलग अलग कक्षों में रखे गए हैं। उत्तर कोरिया में इस स्थान को अत्यंत पवित्र राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस जगह की खास बात यह भी है कि यहाँ केवल मृत्यु के बाद की स्मृति नहीं दिखाई जाती। दोनों नेताओं से जुड़ी वस्तुएं, पुरस्कार, कपड़े और उनके इस्तेमाल से संबंधित चीजें भी प्रदर्शित की जाती हैं। इस तरह पूरा परिसर एक ऐसी राजनीतिक स्मृति तैयार करता है जिसमें नेताओं की विरासत को लगातार जीवित और वर्तमान का हिस्सा दिखाया जाता है। उत्तर कोरिया के बाहर से देखने पर कुमसुसान पैलेस को केवल एक मकबरे के रूप में समझना अधूरा होगा। ये सत्ता, राष्ट्रीय विचारधारा और नेता केंद्रित राजनीतिक संस्कृति के बीच संबंध को समझने का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज भी राष्ट्रीय अवसरों पर किम जोंग उन यहां अपने पिता और दादा को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यही वजह है कि प्योंगयांग के बीच मौजूद ये विशाल भवन केवल अतीत की याद नहीं है। ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया में इतिहास को किस तरह स्मृति, प्रतीकों और राजनीतिक परंपराओं के माध्यम से आज भी जीवित रखा जाता है। नंबर 4। प्योंगयांग के बीचों बीच ताएदोंग नदी के किनारे एक ऐसी विशाल संरचना खड़ी है जो सिर्फ शहर की पहचान नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक विचारधारा का पत्थरों में बना प्रतीक है। ये है जुचे टॉवर। इस टॉवर का उद्घाटन 1982 में किम इल सुंग के 70वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। लगभग 170 मीटर ऊंची ये संरचना ऊपर की ओर उठती हुई एक विशाल मशाल जैसी दिखाई देती है। इसके सबसे ऊपर लाल रंग की रोशनी वाली बड़ी मशाल इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता है। जुचे उत्तर कोरिया की आधिकारिक विचारधारा है जिसका जोर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर दिया जाता है। इसलिए टॉवर को केवल एक स्मारक की तरह नहीं बनाया गया। इसका पूरा आकार और स्थान इस विचार को शहर के दृश्य में लगातार उपस्थित रखने के लिए तैयार किया गया है। प्योंगयांग की प्रमुख सड़कों और स्मारकीय अक्षों में इसकी स्थिति भी जानबूझकर ऐसी रखी गई है कि ये दूर से दिखाई देती रहे। टॉवर के निचले हिस्से पर पत्थर के ब्लॉक और ऊपर उठता हुआ संकरा ढांचा इसे एक विशाल मशाल का रूप देता है। इसकी ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे आग की लौ हवा में स्थिर हो गई हो। इसी प्रतीकात्मक डिजाइन के कारण ये प्योंगयांग की सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली इमारतों में शामिल है। लेकिन जुचे टॉवर की असली कहानी इसकी ऊंचाई से ज्यादा विचारधारा और वास्तुकला के संबंध में छिपी है। उत्तर कोरिया में बड़े स्मारकों और इमारतों को केवल उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय विचारों को दृश्य रूप देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। प्योंगयांग की वास्तुकला पर शोध करने वाले विशेषज्ञों ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि शहर की महत्वपूर्ण इमारतों और स्मारकों को एक बड़े वैचारिक दृश्य क्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी जुचे टॉवर को केवल एक ऊंची इमारत समझना इसकी पूरी कहानी को छोटा कर देना होगा। ये एक ऐसा स्मारक है जहां वास्तुकला, राजनीति और राष्ट्रीय विचारधारा एक ही संरचना में दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि प्योंगयांग के विशाल शहर के बीच खड़ा ये टॉवर सिर्फ रास्ता बताने वाला लैंडमार्क नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की पहचान को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन जाता है। नंबर 3। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अलग
कैसोंग ऐसा शहर है जहां आधुनिक उत्तर कोरिया के बीच अचानक लगभग 1000 साल पुराना कोरिया सामने आ जाता है। कभी ये कोरियो राजवंश की राजधानी था और आज इसके ऐतिहासिक अवशेष उस दौर की राजनीति, धर्म, शिक्षा और वास्तुकला की कहानी बताते हैं। कोरियो राजवंश 918 से 1392 तक अस्तित्व में रहा और इसी के नाम से आगे चलकर कोरिया नाम विकसित हुआ। कैसोंग में इस राजवंश की राजधानी के अवशेष इतने व्यापक हैं कि यूनेस्को ने इन्हें एक ही स्थान नहीं बल्कि 12 अलग-अलग हिस्सों वाले विश्व धरोहर परिसर के रूप में दर्ज किया है। इनमें मनवोल्डे महल के अवशेष, पुराने शहर की दीवारें और द्वार, प्राचीन शिक्षा संस्थान, राजाओं की समाधियां और ऐतिहासिक पुल शामिल हैं। शहर की योजना में आसपास के पहाड़ों और पारंपरिक फेंगशुई जैसी भूदृश्य अवधारणाओं का भी प्रभाव दिखाई देता है, यानी राजधानी कहाँ बनाई जाए और उसकी इमारतें किस दिशा में हों। इसमें केवल सुरक्षा नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक मान्यताओं को भी महत्व दिया गया था। यहाँ मौजूद सोंग्युंग वान कभी राष्ट्रीय अधिकारियों को शिक्षा देने वाला प्रमुख संस्थान था। वहीं सोंजुक ब्रिज एक राजनीतिक घटना का गवाह बना, जहां 1392 में कोरियो के मंत्री जोंग मोंगजू की हत्या हुई। ये घटना कोरियो राजवंश के अंत और नए जोसोन राजवंश के उदय से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। कैसोंग के इन स्थलों की खासियत ये भी है कि यहाँ सिर्फ महल नहीं मिलते, दीवारें, शिक्षा संस्थान, वेधशाला, स्मारक और राजाओं की कब्रें मिलकर उस समय के पूरे समाज की तस्वीर सामने रखते हैं। यूनेस्को ने 2013 में कैसोंग के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। कैसोंग इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि आधुनिक दुनिया के बीच खड़ा ये शहर हमें उस समय में ले जाता है जब कोरियाई प्रायद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान एक नए रूप में आकार ले रही थी। यहाँ के पत्थर सिर्फ पुराने भवनों के अवशेष नहीं हैं, वे उस सभ्यता के बचे हुए प्रमाण हैं जिसके नाम की गूंज आज भी पूरी दुनिया कोरिया के रूप में पहचानती है। नंबर 2, प्योंगयांग के बीचों बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी विशाल कांच के पिरामिड को आसमान की ओर खींच दिया गया हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कहानी इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि ये है कि इसे बनने में दशकों लग गए और आज भी इसके अंदर का बड़ा हिस्सा उपयोग में नहीं है। ये है रयूग्योंग होटल। इस 105 मंजिला इमारत की ऊंचाई लगभग 330 मीटर है। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था और इसे 1992 तक पूरा करने की योजना थी। उद्देश्य एक ऐसी विशाल आधुनिक होटल इमारत तैयार करना था जो उत्तर कोरिया की तकनीकी और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन कर सके। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन और उत्तर कोरिया की गंभीर आर्थिक परेशानियों के बीच निर्माण रुक गया। इसके बाद यह विशाल कंक्रीट ढांचा लगभग 16 वर्षों तक अधूरा खड़ा रहा। खिड़कियां नहीं थीं, अंदर का काम पूरा नहीं हुआ था और प्योंगयांग के क्षितिज पर यह इमारत एक विशाल खाली ढांचे जैसी दिखाई देती थी। फिर 2008 में मिस्र की ऑरेस्कॉम कंपनी की भागीदारी से काम दोबारा शुरू हुआ। बाहरी हिस्से पर कांच के पैनल लगाए गए और 2011 तक इसका बाहरी रूप काफी हद तक पूरा कर दिया गया। होटल की मूल योजनाएं भी बेहद महत्वाकांक्षी थीं। इसमें हजारों कमरे, रेस्तरां, सम्मेलन कक्ष और अन्य सुविधाएं बनाने की योजना थी। इसकी ऊपरी संरचना को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, जहां घूमने वाले रेस्तरां जैसी सुविधाओं की योजना शामिल थी। लेकिन आज भी रयूग्योंग होटल की सबसे बड़ी पहेली यही है कि इतनी विशाल इमारत बनने के बावजूद इसका पूरा होटल संचालन शुरू क्यों नहीं हो पाया। 2024 की रिपोर्टों में भी इसे खाली और अधूरा बताया गया था। यानी जिस इमारत को कभी आधुनिक उत्तर कोरिया की सफलता का प्रतीक बनाने की योजना थी, वही आज उसके सबसे रहस्यमय वास्तुशिल्प प्रतीकों में से एक बन चुकी है। दिन में इसका विशाल पिरामिड प्योंगयांग के ऊपर हावी दिखाई देता है और रात में इसकी रोशन बाहरी सतह इसे लगभग किसी विज्ञान कथा की इमारत जैसा रूप देती है। लेकिन उस चमकदार बाहरी हिस्से के पीछे छिपी दशकों पुरानी अधूरी कहानी ही रयूग्योंग होटल को वास्तव में रहस्यमय बनाती है। नंबर 1, जमीन के नीचे उतरते हुए अगर आपको लगे कि आप किसी मेट्रो स्टेशन में नहीं बल्कि किसी विशाल भूमिगत महल में जा रहे हैं, तो ये अनुभव प्योंगयांग मेट्रो में मिल सकता है। इसकी गहराई, सजावट और इतिहास इसे दुनिया की सबसे असामान्य भूमिगत परिवहन प्रणालियों में शामिल करते हैं। प्योंगयांग मेट्रो का निर्माण 1960 के दशक में शुरू हुआ और पहली लाइन का संचालन 1973 में शुरू हुआ। बाद में दूसरी लाइन और विस्तार के साथ ये नेटवर्क लगभग 34 किलोमीटर लंबा हो गया। आज इसकी 2 मुख्य लाइनें शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हैं, लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी गहराई। अलग अलग स्रोतों के अनुसार कई हिस्से जमीन से लगभग 100 से 150 मीटर नीचे हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए
बेहद लंबी एस्केलेटर यात्रा करनी पड़ती है। इतनी गहराई का एक महत्वपूर्ण कारण आपातकालीन स्थिति में इन स्टेशनों का बम शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकना है। कुछ प्रवेश मार्गों पर भारी सुरक्षा दरवाजे भी लगाए गए हैं, लेकिन नीचे पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। कई स्टेशनों को विशाल झूमरों, संगमरमर, मोज़ेक, भित्तिचित्रों और समाजवादी शैली की कलाकृतियों से सजाया गया है। यात्रियों के लिए ये सिर्फ परिवहन का स्थान नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक इतिहास और विचारधारा को प्रदर्शित करने वाली भूमिगत दुनिया भी बन जाता है। स्टेशनों के नाम भी इसकी कहानी का हिस्सा हैं। कई नाम सीधे किसी इलाके के नाम पर नहीं, बल्कि विजय, महिमा, पुनर्निर्माण और साथी जैसे वैचारिक अर्थों वाले शब्दों से जुड़े हैं। इस तरह रोजाना की यात्रा के बीच भी राजनीतिक प्रतीक लगातार मौजूद रहते हैं। आज प्योंगयांग मेट्रो आम लोगों के परिवहन का साधन भी है और उत्तर कोरिया के लिए अपनी राजधानी की आधुनिकता दिखाने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले प्योंगयांग से बिल्कुल अलग इसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां परिवहन, वास्तुकला, सुरक्षा और विचारधारा चारों एक साथ दिखाई देते हैं। यही विरोधाभास इसे हमारे पूरे सफर का सबसे अनोखा पड़ाव बनाता है। फिलहाल अब यह सफर यहीं रुकता है। अब आप बताइए, उत्तर कोरिया की इन 10 रहस्यमय और अद्भुत जगहों में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली जगह कौन सी लगी? क्या हजारों साल पुराना कैसोंग, पहाड़ों के बीच छिपा माउंट पेक्टू और हेवन लेक, अधूरा रयोग्योंग होटल, या फिर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी प्योंगयांग मेट्रो? आपकी नज़र में इनमें से कौन सी जगह उत्तर कोरिया की सबसे अलग और अनोखी कहानी बताती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।